हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे पहले चैप्टर से केमिस्ट्री का, जो कि है केमिकल इक्वेशंस एंड रिएक्शंस। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे मेरे सारे अपकमिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग सबसे पहले केमिस्ट्री का पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ठीक है, अभी क्या देखेंगे हम लोग, नेक्स्ट वीडियो है यह हमारा। इसमें मैं लास्ट वीडियो में मैंने आपको सारा इसके पहले का टॉपिक्स बता दिया था, जिसमें हमने केमिकल रिएक्शन क्या होता है, फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज और बैलेंसिंग मैंने सब कुछ बताया हुआ था। अब नेक्स्ट हम देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, अगर इसके पहले वाला वीडियो आपने अगर नहीं देखा है तो पहले उसको जाके देखिए, समझिए, फिर ये देखिए। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस क्या है कि वी हैव लर्नड इन क्लास 9 दैट ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन एटम्स ऑफ वन एलिमेंट डू नॉट चेंज इनटू दोज ऑफ अनदर एलिमेंट। मतलब एक एलिमेंट का एटम वो चेंज नहीं होता। जैसे आयरन का एटम है तो आयरन ही रहेगा, कॉपर का एटम है तो कॉपर ही रहेगा रिएक्शन में। ऐसा नहीं है कि आयरन का एटम रिएक्शन करके कॉपर बन जाए, ऐसा नहीं होता है। nor do atoms disappear from the mixture or appear from elsewhere। ठीक है, ना ही वो कहीं से अपने आप कोई नया एटम आ जाता है रिएक्शन में। एक्चुअली केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व द ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन एटम्स टू प्रोड्यूस न्यू सब्सटेंस। ठीक है, तो यहाँ पे इसने क्या बताया कि क्या होता है केमिकल रिएक्शन में, तो क्या सकते क्या, ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड्स। ठीक है, ये याद रखना है। You will study about types of bonds formed between atoms in chapter 3 और 4। 3 और 4 में हम लोग कैसे टाइप ऑफ बॉन्ड बनते हैं वो हमें जानना है। फिलहाल मैं बता देता हूँ कि टाइप ऑफ बॉन्ड आपको दो तरह का पढ़ना है। एक होता है आयोनिक बॉन्ड, और आयोनिक बॉन्ड को ही हम लोग इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, दूसरा होता है कोवैलेंट बॉन्ड, जिसमें शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। ठीक है, तो पहला टाइप ऑफ रिएक्शन आपको दिया हुआ है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब क्या कि आपको दो रिएक्टेंट होंगे, वो ऐड होके एक प्रोडक्ट बनेगा। जैसे A + B AB बनेगा। ठीक है, तो देखते हैं इसमें क्या इन्होंने। सबसे पहले एक्टिविटी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने लास्ट टाइम भी बोला था लास्ट वीडियो में, कि टेक ए स्मॉल अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड और क्विक लाइम इन ए बीकर। ठीक है, अब कैल्शियम ऑक्साइड क्या होता है, तो कह सकते हो कि वो एक स्टोन टाइप का होते हैं, छोटे छोटे से स्टोन या बड़े बड़े भी स्टोन होते हैं, तो कैल्शियम ऑक्साइड होते हैं वाइट कलर के, या क्विक लाइम भी होता है। ठीक है, उसका दूसरा नाम क्विक लाइम भी दिया है। उसने क्या किया, स्लोली ऐड वाटर टू दिस, और धीरे धीरे आपने उसमें वाटर डाला तो क्या होता है कि दोनों रिएक्ट होंगे। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड को जब मैंने वाटर में डाला या उस दोनों मिक्स किया, कहने का मतलब है, तो वो धीरे धीरे रिएक्ट होंगे। देखो यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड दिया हुआ है, इसमें से छोटे छोटे से बबल्स निकलना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, बबल्स निकलने का मतलब क्या कि रिएक्शन आपका हो रहा है। और अगर आपने इसको टच किया तो थोड़ा गर्म लगेगा। तो उसने वही पूछा, डू यू फील एनी चेंज इन टेम्परेचर, तो यस, तो टेम्परेचर चेंज हो जाएगा, मतलब हॉट हो जाएगा। ठीक है, फिगर का नाम क्या दिया, फॉर्मेशन ऑफ स्लेक्ट लाइम बाय द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड विथ वाटर। तो यहाँ पे हमें क्या फॉर्म हो रहा है कि कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर में जब हमने डाला तो हमारा स्लेक्ट लाइम बन रहा है। इस बात को ध्यान में रखना है। कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विग्रसली विथ वाटर टू प्रोड्यूस सिलेक्ट लाइम। ठीक है, तो ये सब याद रखना है कि कैसे रिएक्ट होता है, विग्रसली होता है, क्या बनता है, तो सिलेक्ट लाइम बनता है। सिलेक्ट लाइम कॉमन नेम है इसका, कैल्शियम ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं इसको। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, दोनों नाम आपको याद रखना है, एग्जाम में कुछ भी पूछ सकते हैं, सिलेक्ट लाइम या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। रिलीज ए लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, और आपको हीट तो मिलेगा ही। रिएक्शन दिया इन्होंने कैसा कि कैल्शियम ऑक्साइड जो कि सॉलिड स्टेट में है, उसको क्विकलाइम भी कहते हैं। H2O लिक्विड रहेगा, CaOH2 एक्वस, ये मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि एक्वस कब होता है, तो वो सिलेक्ट लाइम इसका नाम है, प्लस हीट आपका जनरेट होने वाला है। इन दिस रिएक्शन कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर कॉम्बाइन टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट। ठीक है, मैंने बताया था A + B गिव्स AB, मतलब दो रिएक्टेंट या दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं और आपका एक प्रोडक्ट बन रहा है, तो सिंगल प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सच ए रिएक्शन इन विच ए सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड फ्रॉम 2 और मोर रिएक्टेंट्स इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि ऐसा रिएक्शंस जिसमें सिंगल प्रोडक्ट बने। ठीक है, रिएक्टेंट दो हो सकते हैं या दो से ज़्यादा भी हो सकता है, तो ऐसे रिएक्शंस को कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं।
नेक्स्ट, अब इन्होंने डू यू नो, मैंने बताया कि सीबीएसई के बुक में जो एनसीईआरटी आपकी बुक है उसमें हर चीज़ पढ़ना, कोई भी चीज़ छोड़ना नहीं है। ऐसा नहीं डू यू नो है तो इसको छोड़ दिया, नहीं, पूरा बुक आपको एक्टिविटी से लेके डू यू नो जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें दी हुई हैं सब कुछ पढ़ना जरूरी होता है। यहाँ तक कि जैसे ये फिगर का नाम जो उन्होंने यहाँ बोला था ये भी याद रखना जरूरी है, किसका क्या नाम है, रिएक्शन का क्या नाम है, सब कुछ, ठीक है। अब इसने क्या बोला कि अ सॉल्यूशन ऑफ सिलेक्ट लाइम प्रोड्यूस्ड बाय द रिएक्शन 1.13, हमने ऊपर देखा था कि जब कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर में डाला तो सिलेक्ट लाइम बन गया। अब ये सिलेक्ट लाइम को क्या करते हैं, ध्यान से देखिएगा। यही सिलेक्ट लाइम जैसे वाइट वॉशिंग, बहुत बच्चे आप लोग जानते भी होंगे, वाइट वॉशिंग मतलब हम लोग घर में जो पेंट कराते थे, अभी तो पेंट होता है, पहले के टाइम में वाइट वॉश होता था, ठीक है। तो जो वाइट वॉश कराते हैं तो यहाँ पर उन्होंने क्या बोला है कि सॉल्यूशन ऑफ सिलेक्ट लाइम, ठीक है, वो जो CaOH2 है उसको यूज करते हैं हम लोग वाइट वॉशिंग में, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन घुमा के भी आ सकता है कि एक ऐसा प्रोडक्ट बताओ जो वाइट वॉशिंग के काम में आता है, तो वो CaOH2 है जिसको सिलेक्ट लाइम कॉमन नेम है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट स्लोली विद द कार्बन डाइऑक्साइड। अब जैसे आपने वाइट वॉशिंग कर दिया तो आप छोड़ देते हो, उसके बाद थोड़ी ना हम लोग कुछ करते हैं। वाइट वॉशिंग कर दिया तो वाइट वॉशिंग होने के बाद जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रहेगा वो क्या होगा, आपके कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट होगा इन एयर टू फॉर्म ए थिन लेयर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। जब आपने छोड़ दिया तो वो रिएक्ट हो गया कैल्शियम कार्बोनेट ऑन द वॉल्स। कैल्शियम कार्बोनेट इज फॉर्म्ड आफ्टर 2 to 3 days, 2-3 दिन के बाद ही ऐसा आपको देखने को मिलेगा, ऑफ वाइट वॉशिंग एंड गिव्स ए शाइनी फिनिश टू द वॉल्स, ठीक है, चमकीला हो जाता है, अच्छा लगता है वाइट वॉशिंग कराने के बाद। इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नोट दैट द केमिकल फार्मूला फॉर मार्बल, आपको याद रखना होगा कि मार्बल का भी केमिकल फार्मूला है CaCO3, मतलब ये जो रिएक्शन दिया है CaOH2 प्लस CO2 गिव्स CaCO3 प्लस H2O, ठीक है। तो ये आपका सिलेक्ट लाइम है, इसको आपने वाइट वॉशिंग कर दिया तो एयर में CO2 रहता है, उसके साथ रिएक्ट हो जाता है और 2-3 दिन के बाद आपका कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है प्लस H2O लिक्विड के फॉर्म में। लेट अस डिस्कस सम मोर एग्जांपल्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जैसे बर्निंग ऑफ कोल, तो कोल में आपका कार्बन होता है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलेगा तो CO2 गैस निकलेगा। फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम H2 एंड O2, तो H2 प्लस O2 गिव्स H2O, बाद में इसने बैलेंस कर दिया है इसको। इन सिंपल लैंग्वेज वी कैन से डेट व्हेन 2 or more substances, elements or compounds combine to form a single product, the reactions are called combination reactions। तो अलग अलग तरीक़ों से इन्होंने एक ही चीज़ को बताया है, आप हर डेफिनेशन आप याद रखोगे तो 2-3 पॉइंट्स आपको याद हो जाएंगे। वी ऑल्सो ऑब्जर्व डेट ए लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज इवॉल्व, ठीक है, इस टाइप के रिएक्शन में हमने क्या देखा कि हीट इवॉल्व हो रहा है। दिस मेक्स द रिएक्शन मिक्सचर वार्म हो जाता है। रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड, अगर ऐसा रिएक्शन जिसमें आपका हीट रिलीज हो रहा है तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, एक्जोथर्मिक रिएक्शंस, ठीक है। तो ये याद रखना है एक्जोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है। कुछ और एग्जांपल्स दिए हैं एक्जोथर्मिक रिएक्शन के, तो इसके पहले वाला तो था ही और यहाँ 2 और दिए, जैसे बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। तो बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस में क्या किया, मीथेन को उसने ये किया हुआ है, ये याद रखिएगा, CH4 प्लस O2 गिव्स CO2 प्लस H2O, ठीक है। डू यू नो रेस्पिरेशन इज ए एक्जोथर्मिक प्रोसेस। अब आपका एक्जोथर्मिक प्रोसेस रेस्पिरेशन भी होता है, इस पे भी क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट यही लिख के आ जाएगा कि एक्सप्लेन रेस्पिरेशन इज एन एक्जोथर्मिक प्रोसेस। तो ये पूरा आपको लाइन लिखना होगा, अपनी मर्जी से लिखोगे तो फिर वही मार्किंग वाला सिस्टम है, वो अपनी मर्जी का टीचर भी मार्क्स देगा, पर ये लिख के आओगे तो उनके मार्किंग स्कीम में जो आंसर शीट रहता है पहले से जो अवेलेबल रहता है उनके पास भी यही सेम रहता है, तो लोग सीधा मैच कराएगा, देखेगा आपने सेम वही लिखा है तो फुल मार्क्स। वी ऑल नो डैट वी नीड एनर्जी टू स्टे अलाइव, वी गेट दिस एनर्जी फ्रॉम फूड वी ईट। ड्यूरिंग डाइजेशन फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। For example, rice, potatoes and bread contain carbohydrates. These carbohydrates are broken down to form glucose. This glucose combines with oxygen in the cells of our body and provides energy. This special name of reaction is respiration. ये पूरा उन्होंने पूरा प्रोसेस बताया कि आप क्या खाते हो, फिर वो कैसे डाइजेस्ट होता है, डाइजेस्ट होकर ग्लूकोज बन जाता है, ठीक है। दिस ग्लूकोज कंबाइन विथ ऑक्सीजन इन द सेल्स ऑफ आवर बॉडी एंड प्रोवाइड्स एनर्जी। The special name of this reaction is respiration. The process of which we will study, तो हम लोग बायो में देखने वाले कि रेस्पिरेशन क्या होता है, कैसे होता है। यहाँ पे वैसे इन्होंने यहाँ पे एक रिएक्शन लिखा है कि C6H12O6 आपका प्लस O2 गिव्स CO2।
प्लस H2O एनर्जी, ऐसा इन्होंने दिया हुआ है। तो ये रिएक्शन भी याद रखिएगा, रेस्पिरेशन, अगर ये क्वेश्चन ऊपर का पूछा तो ये रिएक्शन भी लिखना जरूरी है। नेक्स्ट है द डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ एक्जोथर्मिक रिएक्शन। तो ये जो डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर है ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान में रखना है। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन एक्टिविटी 1.1 वेयर हीट इज गिवन आउट अलोंग द फॉर्मेशन ऑफ सिंगल प्रोडक्ट। तो यहाँ पे वहाँ भी दिया हुआ है, ये आप एक्टिविटी में देख सकते हो, यहाँ भी हीट प्रोड्यूस हो रहा है। नेक्स्ट है आपका कॉम्बिनेशन के बाद है आपका डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन मतलब क्या, कि आपका रिएक्टेंट एक होगा और प्रोडक्ट 2 या 2 से ज़्यादा हो सकते हैं, मतलब A गिव्स B + C, ठीक है। तो इस तरह से डीकम्पोज होगा। तो पहले पिक्चर की बात कर लेते हैं, पिक्चर में क्या दिया है। तो यहाँ पे देखो इन्होंने क्या किया है कि टेक अबाउट 2 ग्राम फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स, कि फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स मतलब वही बड़े जैसे जिंक ग्रैनुअल्स होते हैं, उसी तरह फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स होता है। आपने क्लास 9 में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन अगर पढ़ा होगा तो यहीं से वो आपको समझ में आ जाएगा। क्रिस्टल्स का मतलब होता है कि ऐसे सब्सटेंस जिसमें पहले से वाटर के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हो। तो फेरस सल्फेट क्रिस्टल मतलब ये आयरन का एक सब्सटेंस होगा जिसमें वाटर के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट रहेंगे। तो उसको क्या करना, आपको क्या करना है, इन ए ड्राई बॉइलिंग ट्यूब नोट द कलर ऑफ फेरस। तो उसको हीट करोगे तो जाहिर सी बात है, हीट करोगे तो उसमें जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या होंगे, इवेपोरेट हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे। तो जो फेरस सल्फेट का जो ओरिजिनल कलर होगा फिर वो चेंज हो जाएगा जब आपको हीट करोगे। तो यहाँ भी वही लिखा है कि हैव यू नोटिस दैट ग्रीन कलर, याद रखिएगा ग्रीन कलर होता है फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स का, स्टार्टिंग में उसका ग्रीन कलर का होगा। तो ये वो कलर याद रखना है आपको, तो वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। यू कैन ऑल्सो स्मेल द कैरेक्टरिस्टिक ओडर और बर्निंग सल्फर, ठीक है। तो यहाँ पे आप जब जिसमें ये गैस, जब इसको आप जलाओगे तो इसमें से जो गैस निकल रहा है आप यहाँ पे देख सकते हो, ये गैस का ओडर कैसा रहेगा, सल्फर के जैसा रहेगा, सल्फर के जैसा स्मेल आएगा आपको। तो क्या दिया इन्होंने, FeSO4 को हीट किया तो Fe2O3 + SO2 + SO3 निकल रहा है, ठीक है। इन दिस रिएक्शन यू कैन ऑब्जर्व दैट ए सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक्स डाउन टू गिव सिंपलर प्रोडक्ट्स। कि सिंगल रिएक्टेंट है आपका जैसे FeSO4, वो ब्रेक हो रहे हैं 2 या 2 से ज़्यादा में। दिस इज ए डीकम्पो, इसी को कहते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स FeSO4.7H2O है, ये पूरा फॉर्मूला है, मतलब क्रिस्टल्स के फॉर्म में। आयरन सल्फेट तो ठीक है FeSO4 है, लेकिन क्रिस्टल बोला है इसलिए उसने 7H2O उसमें ऐड किया, यहाँ पे डॉट होना चाहिए। तो FeSO4.7H2O वो क्या करेगा, उसको हीट करोगे तो लूज वाटर व्हेन हीटेड एंड द कलर ऑफ द क्रिस्टल चेंज, तो कलर चेंज हो जाएगा। इट देन डिकम्पोजेज टू फेरिक ऑक्साइड, और वो डिकम्पोज हो जाएगा आपका Fe2O3 में। तो डिकम्पोज होगा तो उसमें से गैसेस निकलेंगे, कौन कौन से, तो 2 टाइप के गैसेस निकलते हैं। ये दोनों गैस आपको याद रखना होगा कि सल्फर डाइऑक्साइड SO2 एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3, ये 2 टाइप के गैस वहाँ पे निकलने वाले हैं, इस बात को ध्यान में रखना है। फेरिक ऑक्साइड इज ए सॉलिड वाइल SO2 एंड SO3 आर गैसेस, ठीक है। Decomposition of calcium carbonate to calcium oxide and carbon dioxide on heating is an important decomposition reaction, ठीक है। अब कैल्शियम कार्बोनेट टू कैल्शियम ऑक्साइड, हमने कैल्शियम कार्बोनेट अभी वाइट वॉशिंग में देखा था, अभी जस्ट मैंने आपको बताया। तो उसमें भी अगर उस कैल्शियम कार्बोनेट को अगर आपने हीट किया तो फिर से वापस कैल्शियम ऑक्साइड में आपको मिल सकता है प्लस CO2। मतलब कैल्शियम ऑक्साइड में आपने वाटर डाला था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया था। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को आपने कुछ दिनों के लिए पेंट करने के बाद, वाइट वॉशिंग करने के बाद छोड़ दिया था, तो CaCO3 बन गया था। अब उसी CaCO3 को हीट करोगे तो वापस से कैल्शियम ऑक्साइड आपको मिल जाएगा। तो यही एक डिकम्पोजिशन का रिएक्शन है। कैल्शियम ऑक्साइड इज कॉल्ड लाइम और क्विक लाइम, इट हैज़ मेनी यूजेस, वन इज इन मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखना है, ठीक है, कि मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट में आपको क्या यूज होता है, कैल्शियम ऑक्साइड। व्हेन ए डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय हीटिंग इट इज कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन। तो ऐसे रिएक्शन जिसमें आपको हीट करना पड़ रहा है, ठीक है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन तो ये है ही, लेकिन इसका एक और नाम हो सकता है क्या, कि ऐसे रिएक्टेंट्स जिसको हीट करके आप प्रोडक्ट बना रहे हो, तो वो आपका थर्मल डिकम्पोजिशन में आता है, ठीक है। एक और थर्मल डिकम्पोजिशन का इन्होंने दिया हुआ है, क्या बोला आप, कि टेक 2 ग्राम लेड नाइट्रेट पाउडर इन ए बॉइलिंग ट्यूब। तो अब लेड नाइट्रेट का उसने दे दिया, होल्ड द बॉइलिंग ट्यूब विथ ए पेयर ऑफ टोंग्स, उसको फिर हीट करेंगे तो क्या होगा,
तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे दिया है बॉइलिंग ट्यूब है, लेड नाइट्रेट है, उसको हीट कर रहे हैं, तो देखो यहाँ पे ब्राउन कलर का गैस निकल रहा है। पिक्चर में ये याद रखिएगा, जिस जैसा भी कलर दिया हुआ है वो ओरिजिनल कलर होता है। जैसे यहाँ पे इन्होंने ब्राउन कलर का दिया हुआ है, यहाँ भी सबको लिखा हुआ है, यू विल ऑब्जर्व द एमिशन ऑफ ब्राउन फ्यूम्स। मतलब अगर आपने लेड नाइट्रेट को हीट किया, लेड नाइट्रेट पाउडर को, तो ब्राउन कलर के गैसेस निकलेंगे, फ्यूम्स निकलेंगे। वो क्या होता है, वो ब्राउन फ्यूम्स ही हमारा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होता है, याद रखना है। द रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस एज, अब क्या रिएक्शन वहाँ पे हो रहा है, तो आपने पता है आपने लेड नाइट्रेट को हीट किया है, मतलब PbNO3 को हीट किया है, तो क्या बनेगा, लेड ऑक्साइड बनेगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनेगा और ऑक्सीजन बनेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इस बात को ध्यान में रखना है, ठीक है। उसके बाद एक और एक्टिविटी है डिकम्पोजिशन रिएक्शन में ही। यहाँ पे क्या किया गया कि एक प्लास्टिक का मग है, उसमें उसने क्या किया, ड्रिल होल्स 2 होल्स एट इट्स बेस एंड फिट रबर स्टॉपर्स इन दीज होल्स। रबर स्टॉपर लगा दिया ताकि पानी अगर डाला तो गिरे ना। कनेक्ट दिस अब उसने क्या किया, इलेक्ट्रोड्स लगा दिए 6 वोल्ट बैटरी के साथ। यहाँ पे बैटरी है, कैथोड और एनोड लगा दिया। इधर राइट साइड में आपको देख लो कैथोड है, लेफ्ट साइड में एनोड है, ठीक है। स्विच लगा दिया है। फिल द मग विथ वाटर सच दैट द इलेक्ट्रोड्स आर इमर्ज्ड। अब ऐसा डालना है कि ये ब्लैक वाला जो आपका इलेक्ट्रोड है वो ग्रेफाइट रॉड का बना हुआ है, वो पूरी तरह से पानी के अंदर चला जाए। उसके बाद उसमें पानी डाल दिया आपने। उसके बाद यहाँ जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ध्यान में रखना है आपको कि ऐड ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू द वाटर। अब ये क्यों किया उसने, वाटर तो डाला ठीक है, बट उसने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड क्यों डाला, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इसलिए हमने डाला है ताकि वो आयंस में ब्रेक हो जाए। और आपको पता है कि करंट को क्या चाहिए, आयंस चाहिए, तभी तो करंट मूव होगा ना। तो यहाँ पे वाटर और एसिड दोनों मिलके आयंस में ब्रेक हो जाते हैं। तो इस बात को ध्यान में रखना है कि आयंस ब्रेक होते हैं। टेक टेस्ट ट्यूब टू फिल वाटर एंड इन्वर्टेड, हमने क्या किया, टेस्ट ट्यूब लिया, इन्वर्टेड उल्टा डाल दिया इसके अंदर, कैथोड के अंदर। उसके बाद क्या होगा, जैसे आपने स्विच को ऑन किया तो धीरे धीरे आप देखोगे कि यहाँ पे बबल्स निकलने स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। अब ये बबल्स कैसे हैं, तो इज द वॉल्यूम ऑफ गैस कलेक्टेड द सेम इन द, अब यहाँ पे जो बबल्स जो भी होंगे, दिस बबल्स डिस्प्लेस वाटर इन द टेस्ट ट्यूब। ये जो बबल्स होंगे ये कलेक्ट होंगे ऊपर जाके, यहाँ पे वाइट कलर का देख सकते हो, यहाँ पे बबल्स है वो गैसेस है। जिसके कारण क्या होगा, टेस्ट ट्यूब में जो वाटर का लेवल है धीरे धीरे नीचे आने लगेगा, ताकि गैस भरेगा तो स्पेस, गैस अपना स्पेस बनाएगा तो वो वाटर नीचे आने लगेगा। अब उसने बोला है कि इज द वॉल्यूम ऑफ गैस कलेक्टेड द सेम, तो नहीं सेम कहाँ है, देख ले सकते हो आपका दोनों तरफ में, एक तरफ कम वाइट पार्ट है, एक तरफ ज़्यादा वाइट है, मतलब एक तरफ कम गैस है, एक तरफ ज़्यादा गैस है। तो वंस दैट दिस ट्यूब फिल्ड विथ रिस्पेक्टिव गैसेस रिमूव देम केयरफुली, टेस्ट दिस गैसेस वन बाय ब्रिंगिंग। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, पहले समझ लेते हैं क्या, कि यहाँ पे आपको पूछेगा कि कौन से टेस्ट ट्यूब में कौन सा गैस है। तो आपको याद रखना है कि एनोड वाले में ऑक्सीजन होगा और कैथोड वाले में हाइड्रोजन होगा। अब दोनों में ज़्यादा कौन सा गैस है, तो आप यहाँ वाइट पार्ट को देख के बता सकते हो कि ये वाइट वाला पार्ट ज़्यादा है, मतलब गैस ज़्यादा है, तो हाइड्रोजन गैस ज़्यादा है, ऑक्सीजन कम है, ठीक है। कैथोड में आपके जैसे हाइड्रोजन क्या होता है, H+ हो जाता है, तो इसीलिए वो कैथोड की तरफ रहेगा, क्योंकि कैथोड क्या रहता है, निगेटिव होता है, तो निगेटिव वाले इलेक्ट्रोड में H+ रहेगा। एनोड जो आपका पॉजिटिव है वो आपका ऑक्सीजन रहेगा, कि ऑक्सीजन निगेटिव होता है, तो निगेटिव पॉजिटिव वाले में रहेगा और पॉजिटिव निगेटिव वाले में रहेगा। तो इस तरह से हाइड्रोजन गैस ज़्यादा क्यों है, तो उसके लिए आपको वाटर का रिएक्शन आपको याद होगा कि H2 + O2 गिव्स H2O। अब आप इसको अगर बैलेंस करोगे तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि हमें हाइड्रोजन जो लेना है वो 2 मोल लेना है, ठीक है। 2 मोल लेंगे, मतलब हाइड्रोजन हमेशा ज़्यादा रहता है, 2 मोल रहता है। तो उसी तरह यहाँ भी वही है कि हाइड्रोजन का जो गैस रहेगा वो ज़्यादा रहेगा, 2 मोल्स रहेगा, ठीक है। तो वो चीज़ यहाँ पे इन्होंने बताया है। उसके बाद मतलब रेशियो याद रखना है आपको, 2:1, हाइड्रोजन 2 पार्ट रहेगा, ऑक्सीजन 1 पार्ट रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट एक्टिविटी में क्या किया उसने, चाइना डिश लिया है, सिल्वर क्लोराइड चाइना डाल दिया, सनलाइट मतलब सनलाइट आने दिया है उसने। तो क्या होगा, यू विल सी डेट सिल्वर क्लोराइड टर्न्स ग्रे इन सनलाइट, ठीक है। जो सिल्वर क्लोराइड रहेगा वो आपका ग्रे कलर का हो जाएगा, ठीक है। दिस इज ड्यू टू द डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड इनटू सिल्वर एंड क्लोरीन। जो सिल्वर क्लोराइड है वो क्या हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा, मतलब AgCl सनलाइट आने के कारण, पड़ने के कारण Ag + Cl2 हो जाता है। तो ये भी डिकम्पोज हो गया। तो डिकम्पोज क्यों हो रहा है, ड्यू टू सनलाइट,
हम इसको हीट नहीं कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करा रहे हैं। पहले दो रिएक्शन में हमने हीट का देखा था, यहाँ इलेक्ट्रिसिटी देखा है, अब यहाँ पे सनलाइट देख रहे हैं। मतलब डिकम्पोज करने के 2-3 तरीके हमने देख लिया, ठीक है। अब तो ये सारे तरीके आपको याद रखेंगे। डिकम्पोजिशन में बहुत सारे रूल्स होते हैं, बहुत सारे तरीके होते हैं डिकम्पोज करने के। दूसरा एक और रिएक्शन दिया है, सिल्वर ब्रोमाइड ऑल्सो बिहेव्स इन द सेम वे। उसको भी सिल्वर ब्रोमाइड AgBr है, सनलाइट के प्रेजेंट में तो Ag+Br2। द एबव रिएक्शंस आर यूज्ड इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। अब ये चीज़ इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, जो मैं बता रहा हूँ, वो आप अंडरलाइन करते चले जाओ। तो AgBr जो है उसको सनलाइट में रखा तो Ag+B, ये ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में यूज होता है। व्हाट फॉर्म ऑफ एनर्जी इज कॉज दिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तो सनलाइट है, सनलाइट की एनर्जी है। वी हैव सीन दैट द डिकम्पोजिशन रिएक्शन रिक्वायरिंग एनर्जी ईदर फ्रॉम द, देखो यहाँ पे सब लिखा है इसने कि हीट चाहिए, लाइट चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। मतलब डिकम्पोजिशन के लिए हमें किसी न किसी टाइप की एनर्जी चाहिए, चाहे वो हीट एनर्जी हो, लाइट एनर्जी हो या इलेक्ट्रिसिटी हो, ठीक है, फॉर ब्रेकिंग डाउन द रिएक्टेंट्स। रिएक्शंस इन विच एनर्जी इज ऑब्जर्व्ड आर नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब इसके पहले हमने एक्सोथर्मिक रिएक्शन देखा था जिसमें हीट रिलीज होता है, बट अभी जितने रिएक्शंस हमने देखे जिसमें हीट लग रहा है या लाइट लग रही है या इलेक्ट्रिसिटी लग रही है, ये सारे रिएक्शन में क्या हो रहा है, एनर्जी यूज हो रहा है बाय द रिएक्टेंट्स। तो कहोगे कि ये एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मतलब क्या कि आपका एक जो है रिएक्टेंट है वो क्या करेगा, दूसरे रिएक्टेंट को डिस्प्लेस कर देगा प्रोडक्ट के जब वो बनेंगे। देखते कैसे, तो इन्होंने एक टेस्ट ट्यूब लिया, टेस्ट ट्यूब में क्या किया, थ्रेड से कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, देखो ब्लू कलर का होता है, मैंने बताया था जो भी कलर दिया हुआ है ओरिजिनल दिया रहता है। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का कलर ब्लू होता है, याद रखिएगा। उसमें 2 आयरन नेल इसने डाल दिया है, वही चीज़ यहाँ पे इन्होंने एक्टिविटी में लिखा हुआ है। आफ्टर 20 मिनट्स टेक आउट द आयरन नेल्स फ्रॉम द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। 20 मिनट के बाद आप उसको बाहर निकाल लो। कंपेयर द इंटेंसिटी ऑफ द ब्लू कलर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इन टेस्ट ट्यूब। तो अगर पहले ब्लू कलर में था स्टार्टिंग में, इसमें आयरन नेल्स डाल दिया, 20 मिनट्स के बाद अब क्या चेंजेस देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने पिक्चर दिया हुआ है कि पहले आपका आयरन नेल ऐसा कुछ दिख रहा था, अभी कुछ ऐसा दिख रहा है। आयरन नेल टेकन आउट फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। फिर उसके बाद कॉपर सल्फेट की बात करें कि स्टार्टिंग में ब्लू कलर का था, अभी फेड हो गया है, ठीक है। तो वाई डज द आयरन नेल बिकम ब्राउनिश, पहले वाइट कलर का था, सिल्वरी कह सकते हो, वाइट था, वो ब्राउनिश हो चुका है कलर में, ठीक है। और जो ब्लू कलर सॉल्यूशन है वो आपका फेड हो चुका है। ये दोनों कलर याद रखिएगा आप। द कहने का मतलब क्या है, द फॉलोइंग रिएक्शन हुआ होगा, कहने का मतलब यहाँ पे कि Fe + CuSO4 गिव FeSO4 + Cu। तो कॉपर सल्फेट क्या है यहाँ पे और आयरन के साथ रिएक्टेंट हो रहा है। तो देखो ये जो आयरन है वो कॉपर को हटा दे रहा है, कॉपर हट गया अलग, और ख़ुद वो SO4 के साथ जाके ऐड हो चुका है, ठीक है। तो Fe + CuSO4 क्या बन जा रहा है, FeSO4 + Cu। मतलब यहाँ दिया इन दिस रिएक्शन आयरन हैज़ डिस्प्लेस्ड और रिमूव्ड कह सकते हो अनदर एलिमेंट, ठीक है, कि आयरन ने क्या किया, कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, कॉपर उसके सॉल्यूशन से। दिस रिएक्शन इज नोन एज, इसी को कहते हैं डिस्प्लेस कर देना, यानी कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और भी एग्जांपल है जैसे Zn + CuSO4, तो ZnSO4 + Cu बन जाएगा। लेड का कॉपर क्लोराइड के साथ दिया हुआ है तो PbCl2 + कॉपर। इसमें ये लेड वाला इंपॉर्टेंट है, बाकी दो तो ईजी रहते हैं, ये वाला ध्यान रखने की ज़रूरत है कि लेड का कॉपर क्लोराइड में तो लेड क्लोराइड + कॉपर होगा। उसके बाद जिंक एंड लेड आर मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स दैन कॉपर। यहाँ पे हमें यही पता चला कि जिंक और जो लेड है वो ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, इसीलिए उसको डिस्प्लेस कर रहा है। मतलब वो ज़्यादा कह सकते हो एक तरह से क्या है, ताकतवर है, तो वो कमज़ोर वाले को हटा दे रहा है। दे डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम इट्स कंपाउंड्स। नेक्स्ट है आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में पहले हम देखते हैं फिगर में उसने क्या किया, 2 टेस्ट ट्यूब उसने पकड़ा हुआ है और टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग सॉल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फेट, इसमें सोडियम सल्फेट है, मतलब Na2SO4। दूसरा है आपका टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग सॉल्यूशन ऑफ बैरियम क्लोराइड, इसमें है बैरियम क्लोराइड, और धीरे धीरे मिक्स किया जा रहा है। यू विल ऑब्जर्व दैट वाइट सब्सटेंस, जैसे आप इसमें डालोगे तो अंदर एक वाइट सब्सटेंस आपको दिखेगा क्लियरली, मतलब वो मिक्स नहीं होने वाले हैं, वाइट सब्सटेंस आपको दिखेंगे, विच इज़ इनसॉल्युबल इन वाटर। दिस इनसॉल्युबल सब्सटेंस फॉर्म्ड इज नोन एज प्रेसिपिटेट।
तो ये जो इनसॉल्युबल सब्सटेंस वो कैसा दिखेगा, आप कह सकते हो क्या कि आपका तो एक तो लिक्विड, एक तो जो आपका रहेगा सोडियम सल्फेट, वो कैसा रहेगा, जब उसमें बैरियम क्लोराइड डालोगे तो डालने के बाद आपका क्या बनेगा, बैरियम सल्फेट प्लस NaCl। तो यही जो बैरियम सल्फेट है वही हमारा प्रेसिपिटेट का काम करेगा। एनी रिएक्शन दैट प्रोड्यूसेस ए प्रेसिपिटेट कैन बी कॉल्ड ए प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ठीक है, उसके बाद व्हाट कॉजेज दिस, द वाइट प्रेसिपिटेट बैरियम सल्फेट, जो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जो बैरियम सल्फेट है यही आपका, यहाँ पे लिख लीजिएगा पेंसिल से कि यही आपका वाइट प्रेसिपिटेट है। ठीक है, तो द वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ BaSO4 इज फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ SO4 माइनस एंड Ba2+। मतलब अगर आप यहाँ पे देखोगे तो Na जो है वो Cl के साथ जाकर रिएक्ट होगा और SO4 है वो Ba के साथ जाकर रिएक्ट होगा। तो इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, डबल डिस्प्लेसमेंट, मतलब दो दो आयंस का एक्सचेंज हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ भी उन्होंने वही लिखा है कि SO4 माइनस और Ba2+। The other products formed is sodium chloride which remains in the solution. Such reactions, अब ये important है, इसको अंडरलाइन कर लेना, such reactions in which there is an exchange of ions। ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट में एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है बिटवीन द रिएक्टेंट्स आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखना है। उसके बाद आपको आता है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ठीक है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन में क्या दिया है कि अभी एक्टिविटी उसने क्या किया है, चाइना डिश लिया हुआ है, कॉपर पाउडर लिया हुआ है, वायर गेज है। द सरफेस ऑफ कॉपर पाउडर बिकम्स कोटेड विथ ब्लैक कॉपर, वाई हैज दिस ब्लैक सब्सटेंस फॉर्म। अब उसने क्या किया कि कॉपर लिया हुआ है, कॉपर कहाँ लिया, चाइना डिश में, तो कॉपर का कलर कैसा रहेगा, तो रेडिश ब्राउन कह सकते हो। उसको हीट करोगे तो वो ब्लैक कलर का हो जाता है। दिस इज बिकॉज ऑक्सीजन इज एडेड टू कॉपर। अब वो ब्लैक क्यों हो गया, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। ठीक है, एंड कॉपर इज ऑक्साइड इज कॉपर ऑक्साइड इज फॉर्म। तो यहाँ पे रिएक्शन देखो, Cu + O2 गिव्स CuO। कि कॉपर को जब हमने हीट किया तो ऑक्सीजन मिक्स हो गया और कॉपर ऑक्साइड बन गया। ठीक है, अब कॉपर रेडिश ब्राउन होता है, याद रखिएगा। अब देखो यहाँ पे मैंने बताया था ओरिजिनल कलर रहता है, तो कॉपर कैसा है, रेडिश ब्राउन कलर का है। जब हीट करोगे तो वो ब्लैक हो जाता है। इफ़ हाइड्रोजन गैस इज पास्ड ओवर दिस हीटेड मटेरियल कॉपर ऑक्साइड, द ब्लैक कोटिंग, देखो लिखा भी है उसने कि जब जो ब्लैक कोटिंग है वो सरफेस टर्न्स ब्राउन, तो वो बार ब्राउन हो जाएगा, रेडिश ब्राउन ना तो ब्राउन भी लिखा तो चलता है। एज द रिवर्स रिएक्शन टेक्स प्लेस एंड कॉपर इज ऑब्टेन्ड। तो कॉपर ऑक्साइड में वापस से हाइड्रोजन पास करा दिया अगर आपने, तो फिर से कॉपर ओरिजिनल कलर में आ जाता है और H2 अलग हो जाता है। मतलब ये रिएक्शन दोनों कैसे है, रिवर्सिबल है। पहले कॉपर को हीट किया तो कॉपर ऑक्साइड बन गया ब्लैक कलर का, मतलब रेड से ब्लैक हो गया, अभी ब्लैक से फिर से ब्राउन हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या दिया, इफ ए सब्सटेंस गेन्स ऑक्सीजन ड्यूरिंग ए रिएक्शन इट इज सेड टू बी ऑक्सीडाइज। तो ये चीज़ ध्यान में रखना है कि कोई भी सब्सटेंस है, जैसे यहाँ पे कॉपर था, उस कॉपर में क्या हुआ, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हुआ तो कॉपर क्या किया, ऑक्साइड को ऑक्साइड बन गया, मतलब उसने ऑक्सीजन को गेन कर लिया। तो ऐसे रिएक्शन जिसमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, देख रहे हो ना, यहाँ पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो गया तो उसको कहेंगे वो ऑक्सीडाइज हो गया। इफ ए सब्सटेंस लूजेज ऑक्सीजन ड्यूरिंग ए रिएक्शन, और सेकेंड वाले में यहाँ पे ऑक्सीजन उसने लूज कर दिया, इट इज सेड टू बी रिड्यूस्ड। तो दो तरह के रिएक्शन इन्होंने बताए हैं, एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन जहाँ पे ऑक्सीजन का एडिशन होता है, और एक रिडक्शन रिएक्शन जहाँ पे आप कह सकते हो कि आपका ऑक्सीजन का रिडक्शन होता है। ऑक्सीडेशन में एक चीज़ और याद रखिएगा कि हाइड्रोजन वाला भी पार्ट लिख लीजिएगा। ठीक है, मतलब हाइड्रोजन मतलब क्या कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है लेकिन रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है तो भी आपका ऑक्सीडेशन होगा। और इसमें एडिशन ऑफ इसमें क्या होगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन तो रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, लेकिन आपके बुक में वो दिया नहीं है तो उससे क्वेश्चन तो नहीं आने चाहिए, बट फिर भी याद रखिएगा। ड्यूरिंग दिस रिएक्शन द कॉपर 2 ऑक्साइड इज लूजिंग ऑक्सीजन एंड बीइंग रिड्यूस, द हाइड्रोजन गेनिंग ऑक्सीजन एंड इज बीइंग ऑक्सीडाइज।
इन अदर वर्ड्स वन रिएक्टेंट गेट्स ऑक्सीडाइज, एक आपका, अब यहाँ पे देखो उसने कंबाइन करके लिखा है क्या, कॉपर ऑक्साइड है तो वो कॉपर बन जा रहा है, मतलब उसका रिडक्शन हो रहा है, ऑक्सीजन हट रहा है मतलब रिड्यूस हो गया, और जो हाइड्रोजन है उसके साथ ऑक्सीजन मिल रहा है मतलब उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो यहाँ पे इस रिएक्शन में एक साथ दोनों चीज़ अगर हम समझा सकते हैं तो उसको कहेंगे कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन है ये, ठीक है। नेक्स्ट कुछ और भी एग्जांपल्स दिए हुए हैं, इसमें ZnO + C है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ZnO का रिडक्शन हो जा रहा है कि ऑक्सीजन हट गया, और कार्बन का ऑक्सीडेशन हो जा रहा है कि ऑक्सीजन ऐड हो गया। MnO2 + 4HCl, MnCl2 + H2O + Cl, ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। MnO2 का क्या होता है, ऑक्सीजन हट रहा है, तो देखो यहाँ MnCl2 बन गया, और यहाँ हाइड्रोजन में जाके ऐड हो गया ऑक्सीजन। तो ये वाला रिएक्शन इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जनरली क्या होता है, Cl2 सब भूल जाते हैं, ठीक है। जनरली हम बायोलॉजिक भी लिखते हैं तो क्या होता है कि हम Cl2 नहीं लिखते हैं, हम लिखते लगता है क्या कि MnO2 + 4HCl है, तो सीधा MnCl2 लिख देते हैं और H2O लिख देते हैं। बट ये रिएक्शन फिर से इंपॉर्टेंट है, मैं बता रहा हूँ, Cl2 को भूलना नहीं है। इन रिएक्शन 1.31 कार्बन इज ऑक्सीडाइज टू CO एंड ZnO इज रिड्यूस टू Zn, जो मैंने आपको बताया। HCl इज ऑक्सीडाइज टू Cl2, ठीक है, HCl का ऑक्सीडाइज हो गया, वो Cl2 बन गया, मतलब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, मैंने वही बोला था। फिर MnO2 इज रिड्यूस टू MnCl2, और MnO2 को रिड्यूस हो गया, वो MnCl2 बन गया। फ्रॉम द अबव एग्जाम्पल्स वी कैन सी दैट इफ ए सब्सटेंस गेन्स ऑक्सीजन और लूज हाइड्रोजन, जो मैंने आपको बोला था, देखो वही लिखा है, या तो वो गेन करे ऑक्सीजन या तो लूज करे हाइड्रोजन ड्यूरिंग ए रिएक्शन, उसको हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन या ऑक्सीडाइज बोलेंगे, ठीक है। दूसरा, इफ ए सब्सटेंस लूज ऑक्सीजन, अगर वो लूज करता है ऑक्सीजन को या गेन करता है हाइड्रोजन को, तो आप कहोगे कि वो रिड्यूस हो रहा है। तो रिएक्शन को आप ध्यान से देखो, जरूरी नहीं है जैसे गेन ऑक्सीजन हो तो भी ऑक्सीडाइज होगा, अगर वो हाइड्रोजन लूज करता है तो भी हो सकता है। उसी तरह कोई सब्सटेंस अगर लूज कर रहा है ऑक्सीजन तो जरूरी नहीं कि वो रिड्यूस हो सकता है वो हाइड्रोजन गेन भी कर सकता है, तो भी रिड्यूस होगा। अब नेक्स्ट है आपका कि हैव यू ऑब्जर्व द इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ। क्या दिया इसने, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट आयरन आर्टिकल्स और शाइनी व्हेन न्यू बट गेट कोटेड विथ रेडिश ब्राउन पाउडर, रेड हो जाते हैं, क्यों, वो कोरोजन वाला वो बताना चाहता है। दिस प्रोसेस कॉमनली नोन एज रस्टिंग, ठीक है, ऑफ आयरन, उसको रस्टिंग कहते हैं। सम अदर मेटल ऑल्सो गेट टार्निश्ड इन दिस मैनर। हैव यू नोटिस द कलर ऑफ द कोटिंग फॉर्म्ड ऑन कॉपर और सिल्वर, ठीक है। तो कॉपर कैसा हो जाता है, ग्रीन कलर का हो जाता है, सिल्वर कैसा हो जाता है, तो ग्रे या ब्लैक कलर का कह सकते हो। व्हेन ए मेटल इज अटैक्ड बाय सब्सटेंसेस अबाउट इन सच ए मॉइस्चर, या एसिड कह सकते हो, कोई भी मेटल को मॉइस्चर या एसिड अटैक करेगा तो वो कोरोड हो जाता है, और इस प्रोसेस को हम लोग कोरोजन कहते हैं। द ब्लैक कोटिंग ऑफ सिल्वर, जैसे आपका सिल्वर है वो ब्लैक कलर का हो जाएगा, याद रखिएगा, कोरोजन के कारण, और जो कॉपर है वो ग्रीन कलर को हो जाता है कोरोजन के कारण। आयरन की बात करें तो वो रेडिश ब्राउन हो जाता है रस्ट के कारण। कोरोजन कॉजेज डैमेज टू कार बॉडीज, ब्रिजेज, आयरन रेलिंग, शेप्स एंड टू ऑल ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ मेटल्स, स्पेशली दोज ऑफ आयरन। Corrosion of iron is a serious problem. Every year an enormous amount of money is spent to replace damaged iron. जो भी आप देखोगे कार के बॉडीज होंगे, ब्रिजेस होंगे, जो भी बड़े बड़े शिप्स होते हैं वो सब ये मेटल्स के ही बनते हैं, और वो कोरोजन उनमें लगते रहता है। तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। एक वर्ड इन्होंने दिया हुआ है इसी में, रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या होता है, हैव यू एवर टेस्टेड ए स्मेल्ट ए फैट ऑयल कंटेनिंग फूड मटेरियल्स लेफ्ट फॉर, जैसे आपने मान लो कुछ भी तेल में पका हुआ या तला हुआ चीज़ें थोड़ी देर छोड़ दिया, 1-2 घंटे के लिए छोड़ दिया और खाया, तो उसके टेस्ट में चेंज आ जाता है, ठीक है। अगर उसी समय गरम गरम खाया तो अलग टेस्ट रहेगा, छोड़ दिया 1-2 घंटे बाद खाया तो टेस्ट में चेंज आ जाता है। क्यों, क्योंकि जो व्हेन फैट्स एंड ऑयल्स आर ऑक्सीडाइज दे बिकम रैंसिड, मतलब वो कैसे बने हैं, वो ऑयल के बने हुए चीज़ हैं, उसको कुछ देर के लिए छोड़ दोगे तो वो रैंसिड हो जाते हैं और इसका स्मेल और टेस्ट चेंज हो जाता है। यूजुअली सब्सटेंस विच प्रिवेंट ऑक्सीडेशन आर एडेड टू फूड कंटेनिंग फैट्स ऑयल। अब हम क्या करेंगे कि ऐसे सब्सटेंस मतलब ख़राब ना हो तो उसमें हम क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन ना हो उनके साथ, तो एंटा ऑक्सीडेंट्स डालते हैं उसमें। अब ये एंटी ऑक्सीडेंट्स क्या करेंगे, तो उनको बचाएंगे, उनको रैंसिड नहीं होने देंगे, ठीक है। कीपिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर्स, या फिर हमने कुछ चीज़ तला है तो उसको एयर टाइट कंटेनर में रख दो, ताकि ऑक्सीडेशन तो होगा ही बट स्लो होगा, कहने का मतलब है 2-3 घंटे में ख़राब नहीं होने वाला है।
जैसे फॉर एग्जांपल, डू यू नो दैट चिप्स मैन्युफैक्चरर्स यूजुअली फ्लश बैग्स ऑफ चिप्स विथ गैस सच एज नाइट्रोजन। अब जैसे जो भी चिप्स के पैकेट होते हैं, अगर उसको नॉर्मली चिप्स डाला, पैक कर दिया, तो उसमें क्या होगा, एयर होगा, एयर में मतलब ऑक्सीजन होगा और वो चिप्स को ख़राब कर देगा। लेकिन हम क्या करेंगे, उसको नाइट्रोजन से फ्लश कर देंगे कि अगर बाई चांस उसमें एयर जाता है, एयर तो रहेगा ही, तो उस एयर में नाइट्रोजन प्रेजेंट रहेगा कि हमने उसको फ्लश किया हुआ है, तो वो नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हो जाएगा और इस तरह से हमारा वो बचाएगा ऑक्सीडाइज होने से। ठीक है, तो ये रैंसिडिटी है, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो ध्यान में आपको रखना है। तो इस तरह से पूरा चैप्टर हमने कर लिया है। अगर कहीं भी कोई भी चीज़ समझ में ना आए तो थोड़ा उसको फिर से वीडियो को देखो, समझो। फिर भी ना समझ में आए तो कमेंट ज़रूर करो कि कौन सा टॉपिक आपको नहीं समझ में आया, मैं कोशिश करूँगा उसको फिर से समझाने का। ठीक है, और मेरे वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लो, क्योंकि मैं पूरा चैप्टर आपको पढ़ाने वाला हूँ साइंस का, और ये एग्ज़ाम से पहले। ठीक है, 1 से 1.5 महीने में सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, ऐसा मेरा टारगेट है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है, अपने दोस्तों को भी बताना है, उनके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, और आपको जो भी प्रॉब्लम है मेरे साथ शेयर करो। चलो बाय।